इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। भूमध्य सागर, स्पेन के तट और उत्तरी अफ्रीका के बीच एक तेल टैंकर पानी में यात्रा कर रहा है। संगीत। लेकिन इस जहाज के चालक दल को यह नहीं पता कि फ्रांसीसी सैन्य हेलीकॉप्टर तेजी से पास आ रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में व्लादिमीर पुतिन के युद्ध की मुख्य वित्तीय धारा कट जाएगी। फ्रांसीसी नौसेना कमांडो NH-90 हेलीकॉप्टरों से रस्सियों के जरिए पूरी तरह हथियारबंद उतरते हैं। वे चलते जहाज पर उतरते हैं, जिससे चालक दल हैरान रह जाता है। कुछ मिनटों में फ्रांसीसी कमांडो टैंकर पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते हैं। कैप्टन 58 वर्षीय भारतीय पुरुष हिरासत में लिया गया। यह जहाज, जिसका नाम ग्रिंच है, 1400 से अधिक जहाजों के एक गुप्त बेड़े का हिस्सा है, जो रूसी युद्ध अर्थव्यवस्था को चालू रखता है। रूस का यह बेड़ा 60% तेल ले जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचता है, और फ्रांस ने अभी इस पर युद्ध की घोषणा की है। यह ऑपरेशन 22 जनवरी 2026 को हुआ था। क्या आपको लगता है जहाज पकड़ना प्रभावशाली था? यह तो सिर्फ पहला झटका है जो फ्रांस ने रूस के खिलाफ दिया है, क्योंकि उसी समय जब फ्रांसीसी कमांडो ग्रिंच पर भूमध्य सागर में हमला कर रहे थे, यूक्रेन के ऊपर आसमान में कुछ और भी बड़ा हो रहा था, ऐसा जो अमेरिका भी नहीं कर सका। देखते रहिए, हम बताएंगे फ्रांस ने क्या और क्यों किया। व्लादिमीर पुतिन अब ऐसी समस्या झेल रहे हैं जिसे वह हल नहीं कर सकते। फ्रांस ने अभी जो किया उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझाना होगा कि यह रूसी शैडो फ्लीट क्या है और यह युद्ध के लिए 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाईं। अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ ने रूसी तेल की खरीद $60 प्रति बैरल से अधिक पर रोक लगाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पश्चिमी कंपनियों को समुद्री परिवहन और बीमा सेवाएं प्रदान करने से भी रोक दिया। सिद्धांततः इससे रूसी अर्थव्यवस्था रुकनी चाहिए थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने हल निकाल लिया। उन्होंने दुनिया भर से वे पुराने जहाज खरीदे जिन्हें कोई सम्मानित कंपनी नहीं चलाती थी। 20, 25, कभी-कभी 30 साल पुराने तेल टैंकर, ऐसे जहाज जो तकनीकी रूप से अब तक रिटायर हो जाने चाहिए थे। इसी तरह शैडो फ्लीट बनी। ये जहाज ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर अंतर्राष्ट्रीय रडार से छुप जाते हैं, जो आम जहाज़ों के लिए संभव नहीं। वे बार बार झंडा बदलते हैं और ऐसे देशों में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जहां नियम कम हैं, जैसे ओरोस, गैबोन, बारबाडोस, लाइबेरिया। ऐसी जगह जहां अधिकारी कम सवाल पूछते। वे बिना बीमा के जहाज चलाते हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा होता है। इन जहाज़ों के लाखों लीटर तेल के साथ डूबने पर नुकसान की भरपाई के लिए भरोसेमंद बीमा कंपनी नहीं है, जैसा ग्रिंच में हुआ। 2004 में बना यह जहाज 22 साल पुराना है। पिछले 4 सालों में इसका नाम और झंडा 5 बार बदला गया है। जुलाई 2022 से पहले इसका नाम काल था। जहाज को कोमोरोस में पंजीकृत किया गया था, जो अफ्रीका के तट का एक छोटा द्वीपीय देश है जिसे अधिकांश लोग नक्शे पर नहीं खोज पाएंगे। कोमोरोस, इसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसा देश जहां आप बिना कड़ी जांच के अपना जहाज पंजीकृत कर सकते हैं। जब फ्रांसीसी कमांडो ने जहाज के दस्तावेजों की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह संदिग्ध पंजीकरण भी फर्जी था। जहाज एक फर्जी झंडे के तहत चल रहा था। यह कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत खुले समुद्र में जहाजों को उनके पंजीकरण देश की सुरक्षा मिलती है, पर झूठा झंडा उपयोग करने पर जहाज बिना देश का हो जाता है और बिना देश के जहाजों को कोई भी नौसेना जो उन्हें पाए रोक सकती है और कब्जा कर सकती है।
यही ठीक वही है जो फ्रांस ने किया। ग्रिंच मुरम्मांस्क बंदरगाह से, जो रूस के आर्कटिक क्षेत्र में है, कच्चा तेल लेकर निकला था। उसने उत्तरी अटलांटिक की यात्रा की, जिब्राल्टर की खाड़ी पार की और भूमध्य सागर में गया। फ्रांस ने अकेले नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के समर्थन से कार्रवाई की। ब्रिटिश रॉयल नेवी की एक छोटी नाव HMS डैगर ने ग्रिंच का पीछा करना शुरू कर दिया जैसे ही वह जिब्राल्टर की खाड़ी में दाखिल हुआ। HMS डैगर एक प्रभावशाली जहाज है। सिर्फ 19 मीटर लंबा होने के बावजूद यह जल जेट इंजनों से चलता है, जो इसे 41 नॉट्स यानी पानी में 76 किमी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यह खासकर संकरी जल सीमाओं की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया। जिब्राल्टर की चट्टान पर स्थित HMS डैगर ने ग्रिंच की हर गतिविधि पर नजर रखी, उसकी तस्वीरें लीं, रफ्तार, रास्ता और स्थिति दर्ज की। यह डेटा फ्रांस को साझा किया गया, जिसने इंटरसेप्शन किया। ग्रिंच जब अल्बोरान सागर में स्पेन मोरक्को के बीच था, तभी फ्रांसीसी हेलीकॉप्टरों ने हमला किया। पकड़े जाने पर जहाज को मार्सेई के पास बंदरगाह ले जाया गया, जहां वह अब भी है और फ्रांसीसी अधिकारी जांच कर रहे हैं। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच यह संयोग नहीं है। यह रूसी शैडो फ्लीट को जहाजों पर भौतिक हमलों के माध्यम से नष्ट करने की एक समन्वित रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में ग्रिंच ही अकेला लक्ष्य नहीं था। कुछ दिन पहले अमेरिका ने शैडो फ्लीट का एक और जहाज भी एक नाटकीय ऑपरेशन में पकड़ा। जहाज, जिसका नाम पहले बेला 1 था, रूस और वेनेजुएला के बीच तेल ले जाते समय अमेरिकी बलों द्वारा रोका गया। क्रू ने अटलांटिक महासागर के बीचों बीच कुछ असाधारण किया। उन्होंने बेला 1 का नाम पेंट से छुपाया, जहाज का नाम मरीनरा रख दिया, गयाना की जगह रूस का झंडा लगाया और भागते रहे। जहाज ने सैकड़ों मील की दूरी तय की। पीछा करते समय उसने ट्रैकिंग सिस्टम 17 बार बंद किया ताकि पीछा करने वालों को चकमा दे सके। उसका 369 बार अन्य जहाजों से संदिग्ध सामना हुआ। एक अभूतपूर्व कदम में रूसी सरकार ने भागते समय जहाज को अस्थायी पंजीकरण दिया ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने हार नहीं मानी। ब्रिटिश लॉजिस्टिक समर्थन के साथ, जिसमें बेस, ईंधन भरने वाले जहाज और निगरानी विमान शामिल थे, अमेरिकी बलों ने आखिरकार स्कॉटलैंड और आइसलैंड के पास जहाज को रोक लिया। जहाज को पकड़ लिया गया, उसके कप्तान को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने जहाज की एस्कॉर्ट के लिए पनडुब्बी भेजी, लेकिन वह व्यर्थ रही। ग्रिंच और मरीनरा की गिरफ्तारी दिखाती है कि शैडो फ्लीट अब अदृश्य या अछूती नहीं है। हर पकड़े गए जहाज के साथ बीमा की लागत बढ़ती है, क्रू के लिए जोखिम बढ़ता है और पुतिन को खरीदारों को जोखिम उठाने के लिए जो छूट देनी पड़ती है वह भी बढ़ जाती है। यह फ्लीट रूसी तेल का 60% ले जाती है। रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 1400 जहाज हैं। इनमें से 921 जहाज कम से कम 3 बड़े पश्चिमी गुटों में से किसी एक द्वारा प्रतिबंधित हैं। पुतिन ने इस नेटवर्क पर $14 अरब खर्च किए, जो अब हमले की जद में हैं, जबकि उन्हें यह बेड़ा अदृश्य लगता था। वे गलत थे और ये उनकी पहली समस्या है। जब फ्रांस भूमध्य सागर में छाया बेड़े पर हमला कर रहा था, तभी यूक्रेन के ऊपर और भी विनाशकारी कुछ हो रहा था। 15 जनवरी 2026 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांसीसी सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने खुलासा किया कि अब फ्रांस यूक्रेन को रूसी लक्ष्यों की पहचान और उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुल सैन्य खुफिया जानकारी का 2/3 हिस्सा प्रदान करता है। 2/3। इसका अर्थ है कि फ्रांस अब कीव को खुफिया जानकारी देने में अमेरिका से आगे निकल गया है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कैसे संभव हुआ?
खैर, इसका जवाब अंतरिक्ष में है। फ्रांस ने 20 सालों में जासूसी उपग्रहों का ऐसा समूह बनाया जो दुनिया के किसी भी सिस्टम जैसा है, और अब ये उपग्रह पूरी तरह से संघर्ष पर केंद्रित हैं। यूक्रेन में मुख्य सिस्टम CSO है, जिसमें 3 उपग्रह हैं, हर एक की अलग भूमिका है। पहला 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और युद्ध के मैदान का समग्र दृश्य प्रदान करता है। इसकी कैमरे 35 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ तस्वीरें कैप्चर करते हैं। इसका मतलब है कि यह बख्तरबंद वाहनों की भीड़, तोपखाने की स्थिति, गोला बारूद के डिपो की पहचान कर सकता है। यह रणनीतिक टोही उपग्रह है। दूसरा उपग्रह और भी ज्यादा प्रभावशाली है। यह बहुत नीचे उड़ता है, सिर्फ 480 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह नज़दीकी 18 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल की उच्च रिजोल्यूशन देती है। इस स्पष्टता से विश्लेषक न सिर्फ टैंक की मौजूदगी बल्कि उसका सटीक मॉडल भी पहचान सकते हैं। वे पहचान के निशान देख सकते हैं, असली उपकरण और रूस द्वारा हमलों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली फुलाए गए टैंकों के बीच फर्क कर सकते हैं। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने की समस्या यह है कि इस ऊंचाई पर अभी भी पृथ्वी के वायुमंडल के कुछ अंश मौजूद होते हैं। उपग्रह को लगातार घिसावट का सामना करना पड़ता है। इसकी अनुमानित उम्र केवल 10 साल है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे 2030 में बदलना होगा, लेकिन तब तक यह एक विनाशकारी युद्ध उपकरण है। तीसरा उपग्रह पहली के समान ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन एक अलग स्थिति में। इसका काम है लगातार चित्रों को अपडेट करना। अगर पहला उपग्रह किसी क्षेत्र के ऊपर से गुजरता है और एक चित्र लेता है, तो तीसरा उपग्रह कुछ घंटे बाद उसी क्षेत्र से गुजरता है और उसे अपडेट करता है। यह यूक्रेन को 12 घंटे से ज्यादा पुरानी जानकारी नहीं रखने देता है। युद्ध में जहां मिसाइल लॉन्चर और तोपखाने की बैटरियां लगातार जगह बदलती हैं, वहां अपडेट की आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन उपग्रहों के दर्पण जीरो ड्यूर नामक विशेष कांच से बने होते हैं जो विकृत नहीं होता। अंतरिक्ष में तापमान में भारी बदलाव के कारण उपग्रह सूर्य की रोशनी में 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और पृथ्वी की छाया में 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान झेलते हैं। यह चक्र हर 90 मिनट में होता है। एक सामान्य दर्पण मुड़ जाएगा और तस्वीरों की सटीकता को खराब कर देगा, लेकिन जीरो ड्यूर पूरी तरह से स्थिर रहता है, जिससे हर फोटो में वह स्पष्टता बनी रहती है जो सैन्य लक्ष्यों की पहचान के लिए जरूरी है। लेकिन फ्रांस सिर्फ फोटो लेने वाले सैटेलाइट्स पर निर्भर नहीं है। वह एक और सिस्टम भी चलाता है जिसे सेरेस कहा जाता है। ये 3 सैटेलाइट हैं जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर त्रिकोणीय गठन में उड़ते हैं। ये सैटेलाइट फोटो नहीं लेते, सिर्फ रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। जब कोई रूसी रडार चालू होता है तो वह एक विशेष सिग्नल भेजता है। तीनों सैटेलाइट उस सिग्नल को पकड़ते हैं और सिग्नल के पहुंचने के समय में अंतर का उपयोग करके रडार की सटीक लोकेशन का पता लगाते हैं। इससे यूक्रेन को ठीक ठीक पता चल जाता है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ हैं, चाहे वे छुपे हुए या कैमोफ्लेज्ड ही क्यों न हों। और यहीं पर पुतिन को पता चला कि उसके पास उससे कहीं बड़ा समस्या है जितना वह सोच रहा था। इन सिस्टम्स के संयोजन ने एक बेहद प्रभावी इंटेलिजेंस साइकिल बना दी। जनवरी 2026 में यूक्रेन ने 48 घंटे तक चलने वाला हवाई हमलों का अभियान शुरू किया, जिसने अरबों डॉलर के रूसी उपकरणों को नष्ट कर दिया। लक्ष्यों में S-400 और S-300 सिस्टम शामिल थे। रूस की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में ऐसे रडार थे जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मिसाइलों को पकड़ने के लिए बनाए गए थे। इसमें लंबी दूरी की पूर्व चेतावनी प्रणाली शामिल थी। इसमें वह रक्षा भी शामिल थी जो बाकी सभी प्रणालियों की सुरक्षा करती है। यह हमला एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। पिछले 1 साल में ऐसी सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने लगभग $4 अरब के रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया है।
लेकिन आखिरकार यह कैसे मुमकिन हुआ? खैर, क्योंकि फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी ने हर एक निर्देशांक, हर एक स्थिति का अपडेट, हर एक लक्ष्य की पुष्टि उपलब्ध कराई। सैटेलाइट्स संकेत पहचानते थे जब रडार चालू होता, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट दृश्य से पुष्टि कर लेता और जांचता कि वह नकली लक्ष्य तो नहीं है। यूक्रेन हमला करता था और कुछ घंटे बाद एक और सैटेलाइट उस इलाके के ऊपर से गुजरता था और तबाही की पुष्टि करता था। अंतरिक्षीय खुफिया से संचालित ऐसे युद्ध को इतनी सटीकता से अंजाम देना अमेरिका के लिए भी मुश्किल है। एक और बात जो फ्रांस को लेकर कम ही कही जाती है, वह यूक्रेन के लिए अमेरिका से भी ज़्यादा भरोसेमंद बन गया है, खासकर अमेरिकी राजनीति के कारण। जब डोनाल्ड ट्रंप 2025 में फिर से राष्ट्रपति बने तो अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध बेहद अस्थिर हो गए। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच एक विनाशकारी बैठक के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना रोक दिया। राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहिए कि वे संघर्ष में इसे ला रहे हैं। क्या आप यूक्रेन गए थे और हमारी समस्याएं बताई थीं? मैं वहां गया हूं, खुद देखा और कहानियां सुनी हैं। मुझे पता है, लोगों को लाकर प्रचार यात्रा पर ले जाते हैं मिस्टर राष्ट्रपति। पहुंच फिर से बहाल कर दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने फिर से इसे काटने की धमकी दी अगर यूक्रेन ने एक शांति योजना नहीं मानी जिसमें रूस को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपना शामिल था। यूक्रेन के लिए यह अस्थिरता अस्वीकार्य थी। अगर ऑपरेशन के लिए जरूरी इंटेलिजेंस डेटा की उपलब्धता तय न हो तो युद्ध नहीं लड़ सकते। अगले हफ्ते दूसरी ओर फ्रांस ने स्थिरता की पेशकश की। इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांसीसी समर्थन शांति वार्ताओं या राजनीतिक बदलावों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह यूरोपीय सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है। यह शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव दर्शाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूरोप ने उच्च तीव्रता वाले सैन्य अभियानों को पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर हुए बिना बनाए रखने की क्षमता दिखाई है। फ्रांस ने साबित कर दिया है कि उसके दशकों से स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए अंतरिक्ष प्रणालियां अमेरिकी प्रणालियों के समान स्तर की खुफिया जानकारी प्रदान कर सकती हैं। यह पुतिन की रणनीतिक गणना बदल देता है। वह मानते थे कि वे पश्चिमी गठबंधन को विभाजित कर सकते हैं और बातचीत से अमेरिका को नियंत्रित कर सकते हैं। यूक्रेन को यूरोपीय समर्थन अमेरिकी समर्थन पर निर्भर है। फ्रांस ने साबित कर दिया कि यह सच नहीं है, चाहे अमेरिका पूरी तरह हट जाए। यूरोप के पास यूक्रेन को उसके क्षेत्र की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के साधन हैं। ग्रिंच की गिरफ्तारी और अंतरिक्ष खुफिया पर नियंत्रण पुतिन के लिए अप्रत्याशित झटके हैं, जिनसे अब उन्हें मुश्किल समस्या का सामना है। उसका शैडो फ्लीट हमले में है। यूक्रेन में उसकी सेनाओं पर सैटेलाइट्स की नज़र है जिन्हें वह गिरा नहीं सकता, और वह गठबंधन जिसे वह तोड़ना चाहता था और मजबूत हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन के लिए फ्रांस एक ऐसी समस्या बन गया है जिसे वह सुलझा नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अन्य देश भी रूसी शैडो फ्लीट के जहाज जब्त करेंगे? आपको क्या लगता है अगला कदम कौन उठाएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कंटेंट दिलचस्प लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह कहानी जाननी चाहिए, और ऐसे और विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।